चलो अभी नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी देखो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से हमने निकाला था एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर से निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब हमें ना एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, ठीक है, जब हम एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो वो हमारा बनता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा आता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होते हैं ना, वो हमेशा आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होते हैं। याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, दे आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो हमेशा आपके ऑब्जेक्ट के एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उसी के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। हम क्या करते हैं, समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका कोई भी एक सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा। तो हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे राइट हैंड के फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में क्लोज करते हैं और थंब को बाहर निकालते हैं। तो अभी देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है और हमने थंब को ऐसे निकाला, तो थंब की डायरेक्शन आ रही है ऊपर, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो भी ऊपर की तरफ आएगा। और इसके बाद देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट घूम रहा है, ठीक है, इसके अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट है एग्जैक्टली, तो ये केस में क्या होगा, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे आएगा और इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे। इस केस में भी हम क्या करेंगे, हमारे जो राइट हैंड के फिंगर से इसको ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इस डायरेक्शन में देखो हमने क्या किया, फिंगर्स को इसके डायरेक्शन में क्लोज किया, तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। अभी इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है ना आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पे डिपेंड करता है। अभी ये देखो अल्फा की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपका जो स्पीड है, ठीक है, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन हम सेम लेते हैं। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, और अगर आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है, अगर आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, तो ओमेगा अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा और अल्फा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आएंगी, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ओमेगा और अल्फा दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना। चलो इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का पॉइंट देखेंगे। देखो अभी ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसका जो एसआई यूनिट होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये हमारा आता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका अल्फा का यूनिट है। ठीक है, देखो अभी थीटा जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका हमने यूनिट लिया था रेडियन, उसके ऊपर से हमने निकाला था ओमेगा। ओमेगा का यूनिट क्या आता है, रेडियन पर सेकंड, और इसके ऊपर से हमने निकाला अल्फा, और इसका यूनिट आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो थीटा का यूनिट आ गया रेडियन, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड, और अल्फा का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे आपके तीनों के तीन यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है देखो, अब हमने देखा था अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में अगर वो घूम रहा है, तो हमने देखा था उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होती है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट समझो ए से बी के ऊपर गया तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी थीटा यहाँ पे, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या आएगी, ए बी। ठीक है, तो ये एंगल आ गया थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गई ए बी। उसके बाद हमने देखा था इसकी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कहाँ पे होती है, तो जहां पे आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको हम निकालते हैं टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर, वो होती है
उसकी लीनियर वेलोसिटी, और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हम लेते हैं उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर यानी ओमेगा के ऊपर, और उसका जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है वो भी हम लेते हैं इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसे आपके वैल्यूज आएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर समझो आपका ऑब्जेक्ट सर्कल के ऊपर समझो ए पॉइंट पे है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है, तो हमने देखा था अगर हम ओ से ए की तरफ एक वेक्टर निकालते हैं तो ये जो वेक्टर ओ ए होता है इसे हम कहते हैं रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हमारा होता है रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। अब अगर देखो, अगर हम ए से ओ की तरफ एक वेक्टर निकालते हैं तो ये जो होगा ना, ये हमारा होगा लीनियर एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये हमारा होगा लीनियर एक्सेलेरेशन। अब ये जो एक्सेलेरेशन है ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो इसे हम रेडियल एक्सेलेरेशन कहते हैं। ठीक है, ये रेडियल एक्सेलेरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सेलेरेशन आपकी अलोंग द रेडियस होता है लेकिन रेडियस को अपोजिट होता है, तो ये लीनियर एक्सेलेरेशन आपका बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियल एक्सेलेरेशन। अब अगर देखो, अब हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर यहाँ पे देखो एक एक्सेलेरेशन आएगा तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में एक फोर्स भी आएगा ना, तो ये जो फोर्स है देखो, अब एक्सेलेरेशन बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो फोर्स भी बाहर से अंदर की तरफ जाने वाला यहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो फोर्स बाहर से अंदर की तरफ जाता है उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हमारा होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अब सेंट्रीपेटल इसका मतलब क्या है? तो ये होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। मतलब ये फोर्स आपका सर्कल की सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ जाएगा, टुवर्ड सेंटर जाने वाला फोर्स, इसको हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अब ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है इसका अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आता है? सेंट्रीपेटल फोर्स F इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर इसको हम लेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स का दो फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें देखो, आपको अगर चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एम वी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये आपके तीन सेंट्रीपेटल फोर्सेस की वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले आ गए। ठीक है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और इक्वल टू एम वी इंटू ओमेगा। ये तीन आपके सेंट्रीपेटल फोर्स के फॉर्मूलेज आ गए। अब देखो, अब ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ये हमने देखा सर्कल की सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ जाने वाला एक सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। अब हमें न्यूटन का तीसरा लॉ पता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको अपोजिट वाला एक रिएक्शन फोर्स भी होना चाहिए, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर एक फोर्स को इधर से लग रहा है तो उसके अपोजिट में दूसरा फोर्स अपोजिट लगने वाला चाहिए। तो अब देखो, ये सेंट्रीपेटल फोर्स बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो इसके अपोजिट में एक फोर्स ऐसा भी होना चाहिए जो अंदर से बाहर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो जो फोर्स अंदर से बाहर की तरफ जाएगा उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर से बाहर की तरफ जाने वाली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों की सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है। सेंट्रीपेटल फोर्स बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो इसके अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, चलो अभी आप इतना ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का पॉइंट देखेंगे।
ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट जो है तो इसमें देखेंगे एनालॉगस क्वांटिटीज। अब ये एनालॉगस क्वांटिटीज यानी क्या होता है देखो, तो हमारे पास है ना दो मोशंस होते हैं, एक हमने देखा रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अभी देखो रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, तो इसमें हमने देखा था सबसे पहले हम इसमें एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एक डिस्प्लेसमेंट ले ली। अब एनालॉगस क्वांटिटीज इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे एक कोई तो भी पैरामीटर, जैसे डिस्प्लेसमेंट आपकी रेक्टिलिनियर मोशन में आएगी, वैसी ही एक डिस्प्लेसमेंट आपकी सर्कुलर मोशन में भी चाहिए, रोटेशनल मोशन में भी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक कोई क्वांटिटी आप इधर लेते हो तो ऐसी ही एक क्वांटिटी इधर भी चाहिए, और इसी को हम कहते हैं एनालॉगस क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन में एक आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो इधर भी एक डिस्प्लेसमेंट आएगी, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, फिर वैसे ही हम एक क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में भी लेंगे। ठीक है, तो अगर इधर एक डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे भी एक डिस्प्लेसमेंट आएगी, उसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी यहाँ पे आपकी वेलोसिटी आती है तो वैसी ही एक क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में भी आएगी, इसको हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन में एक एक्सेलरेशन आता है तो वैसा ही एक एक्सेलरेशन हम रोटेशनल मोशन में भी लेंगे, इसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो अगर एक क्वांटिटी, एक पैरामीटर आपका रेक्टिलिनियर मोशन में आ रहा है तो वैसा ही एक पैरामीटर आपका रोटेशनल मोशन में भी आएगा, और इसी को हम कहते हैं एनालॉगस क्वांटिटी। तो इधर एक डिस्प्लेसमेंट है तो इधर भी एक डिस्प्लेसमेंट आएगी, इधर वेलोसिटी है तो इसमें भी एक वेलोसिटी आएगी, इधर एक एक्सेलेरेशन है तो इसमें भी एक एक्सेलेरेशन आएगा। ठीक है, अब ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसको हम डिनोट करते हैं लेटर एस से। ठीक है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से, लीनियर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, लीनियर एक्सेलेरेशन को डिनोट करते हैं a से, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। और अगर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं तो आपका रिलेशन देखो क्या आएगा, ये आपका है लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो इसके बीच में रिलेशन आएगा s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये s है, ये थीटा है, तो s इज इक्वल टू आर थीटा। दूसरा रिलेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और तीसरा रिलेशन आएगा a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन किसके रिलेशन से, रिलेशन बिटवीन द रेक्टिलिनियर एंड द रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज होती है, अगर हम कोई रोटेशनल मोशन लेते हैं तो ये वैल्यूज देखो कहाँ कहाँ पे आएगी और कैसे आएगी, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आप पहले ये इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अगर सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, वो सर्कल में घूम रहा है और वो समझो ए पॉइंट पे है, तो हम अगर सेंटर से उसकी तरफ जाने वाला एक वेक्टर बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर ओ ए। ठीक है, तो ये वेक्टर आर जो है ये आपका आ जाएगा वेक्टर ओ ए, इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट आपका ए से बी की तरफ गया, ठीक है, समझो वो ए से बी की तरफ गया, तो आपका पोजीशन वेक्टर आएगा ओ बी इसकी तरफ, और इन दो रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लेते हैं थीटा, और ये एंगल थीटा मतलब होती है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने ए से बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ए से अगर बी को ज्वाइन कर दिया तो ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन वाला ए बी, ये हमारी बन जाएगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यस इज इक्वल टू ए बी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू एंगल
ए ओ बी, ये जो ए ओ बी एंगल है ये बन जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्टेंस है ए बी ये बन जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो हम लेते हैं आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये हो गया इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब हमें देखना है लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी यानी क्या होता है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और वो समझो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हम इस रेडियस को क्या करेंगे, इसको अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर मतलब आपकी आ जाएगी लीनियर वेलोसिटी, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है मतलब यहाँ पे आपकी आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है ये v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। यहाँ पे r मतलब आएगा रेडियस, तो v लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया r इंटू ओमेगा। और तीसरा जो पैरामीटर है वो है लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब देखो, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में घूमने के बाद हम अगर उसका रेडियस वेक्टर निकालते हैं तो वो सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा, इसे हम कहेंगे रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आपका होता है लीनियर एक्सेलेरेशन। तो ये लीनियर एक्सेलेरेशन बाहर से अंदर की तरफ आएगा, इसको हम लेंगे ए। ठीक है, इसको आप ए से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ए आर मतलब रेडियल एक्सेलेरेशन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन आएगी बाहर से अंदर की तरफ, और जो आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है ये आपका होता है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये सब उसके वैल्यूज हो गए। अब यहाँ पे याद रखना, एंगुलर एक्सेलेरेशन और एंगुलर वेलोसिटी ये जो दो वैल्यूज है ना, ये दोनों भी आपके ऑब्जेक्ट के एक्सिस के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस पे घूम रहा है उसके ऊपर ओमेगा और अल्फा की वैल्यूज आएंगी। रेडियल एक्सेलेरेशन बाहर से अंदर की तरफ, उसके बाद रेडियस वेक्टर अंदर से बाहर की तरफ, लीनियर वेलोसिटी इसको परपेंडिकुलर, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये वाला आएगा। समझे? तो ये चीजें अभी आप नोट डाउन कर लो। समझे? ठीक है, अब देखो, अब इनके जो तीनों के यूनिट्स है ना वो भी आपके एक सीक्वेंस में ही आते हैं। अब तीनों के यूनिट देखो हम कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे देखो, आपका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसको हम मेजर करते हैं यूनिट मीटर में, तो लीनियर वेलोसिटी को मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड में, और लीनियर एक्सेलरेशन को हम मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं यूनिट रेडियन में। एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे यूनिट रेडियन में, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे यूनिट है मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट है रेडियन, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एनालॉगस क्वांटिटीज। ये समझ में आ गया? चलो अभी आप इसको नोट डाउन करो।